हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सब लोग? देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कुछ बढ़िया सा लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, आप देखें, यानी एनवायरनमेंट का जो मैंने प्रीलिम्स का आप सबका सेशन सुबह 7 बजे लेने का फैसला लिया था कि करंट अफेयर्स, बाकी तो आदित्य सर क्लास ले रहे हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की, लेकिन मैंने कहा था एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स जो भी संगठन कुछ भी स्पीसीज चर्चा में रहेंगे, तो सबसे पहले मैंने संगठन लिया है और वो यही हिंदू में इसी बहाने होता रहेगा पर डे। तो आज डे 1 ध्यान से समझेंगे, ये प्रिलिम्साथॉन का ही पार्ट है या आधारशिला या पीवाईक्यू, यानी जो हमारा पीवाईक्यू एफपीक्यू प्रीलिम्स को डेडिकेटेड बैच है, या जो हमारा आधारशिला जो प्रीलिम्स को डेडिकेटेड बैच है, या प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, ये उसी का एक पार्ट है जो मैं यहां कराऊंगा। एक मेरा इसमें लक्ष्य यह भी है कि कम से कम 2026 में जो तैयारी करने का प्लान अब करेंगे, तो खासकर प्रीलिम्स का, चूंकि बहुत बड़ा संकट है प्रीलिम्स, उन्हें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रीलिम्साथॉन जो मेरा पूरा सिस्टम है, पीवाईक्यू एफपीक्यू प्रीलिम्स को सिस्टम, उसका अपना एक अलग लेवल है जिसमें मेरी पर डे की फ्री मेंटोरशिप है। ध्यान से समझिएगा, 26-27 में स्वाभाविक है यह इतना सस्ता भी नहीं रह जाएगा और इतना फ्री भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि 25 में मुझे जब बड़ी संख्या में रिजल्ट करूंगा तो आप सब लोगों को ये लगेगा कि हाँ यार, ये बड़ी प्लानिंग के साथ ये चीजें करा रही है, केवल ऐसे नहीं है। ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद हिंदू पे आते हैं। जैसा कि 3+1 की मेरी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स की हमेशा रहती है, आप सब मुझे जब से फॉलो कर रहे हैं, 3+1 मतलब कि अगर 3 सब्जेक्ट आपका तैयार है तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपके प्रीलिम्स के पास होने के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक साल का अगर मेरा हिंदू आईक्यू आईपी आप फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर्स आपका 100% कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि दुनिया के 3 सबसे अच्छे अखबार, एक सबसे अच्छी पत्रिका डाउन टू अर्थ, एक सबसे अच्छी वेबसाइट पीआईबी, मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूं। नॉट अ सिंगल वर्ड अगर कुछ भी चर्चा में है, चाहे कंटेंट कितना लेंदी हो जाए, 200 पेज का हो जाए, 400 पेज का हो जाए। सोचिए 200 पेज की मैगजीन होती है और 200 पेज का ऑलमोस्ट डेली मैं कंटेंट देता हूं। आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे रीजन है कि जो भी चर्चा में है सब आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा समस्या पैदा करता है, कहां से क्या पूछ ले। तो ये मेरे 3+1 यानी 3 सब्जेक्ट जिसको मैं प्रायोरिटी देता हूं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट। तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से मैं खुद ही पढ़ाता हूं। एनवायरमेंट हमारी टीम में आदित्य सर पढ़ा रहे हैं, यानी एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप सब उनसे बहुत सेटिस्फाई भी हैं। बट इन्वायरमेंट का करंट अफेयर सबका एक बहुत बड़ा कंसर्न था, हर एक बच्चे का कंसर्न था इन्वायरमेंट का करंट अफेयर, साइंस टेक का करंट अफेयर्स। तो आज आपको इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स, जो मेरे पीवाईक्यू एफपीक्यू बैच के बच्चे हैं, जो प्रीलिम्साथॉन के बच्चे हैं, जो आधारशिला प्रीलिम्स के बच्चे हैं, तो आप सबको आज से मेरी तरफ से करंट अफेयर्स वाला मुद्दा मिलने जा रहा है। और उसके साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मैं करंट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है एडवांस आईक्यू आईपी। तो जो बच्चे प्रीलिम्स के सेशन में नहीं है बट वो मैगजीन यानी जो एग्जाम हॉल गाइड है वो ले रहे हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लिया है या मेरे इस सेशन का सब्सक्रिप्शन लिया, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनी कि मैं उन बच्चों को भी जो करंट के टॉपिक हैं वो उनको यहां पर शेयर कर दूं। तो यह इसलिए यहां दिया गया है डे 1, आप देखते चलिएगा। अब डे 1 से लेकर के यानी कि 24 मई तक या रेगुलर, क्योंकि हिंदू में कोई भी चीज आती है वो रेगुलर चलती है, इसलिए मैंने इसको यहां लगाया कि ये रुके ना, तो ये चलती रहेगी। और प्लस कल परसों से या होली के बाद, जहां तक है कि चूंकि अभी होली की छुट्टियां भी होंगी, मैं पहले से ही आप लोगों को बता दूं कि होली में 13th को, 14th को और 15th को 3 दिन पूरी छुट्टी रहेगी, याद रखिएगा। हमारी टीम की तरफ से क्लास ली जाएगी, बट हिंदू की छुट्टी रहेगी 13, 14 और 15, याद रखेंगे, ठीक है। 3 दिन आप लोग भी झूम के मनाइए, और मुझे भी होली, बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी जिद होती है, पहले तो मैं आपको पता होली में भी आपका लेक्चर ले देता था। तो 13, 14, 15 स्वाभाविक रूप से ये फेस्टिवल में छुट्टी रहेगी। इसके बाद आप सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आपके लिए छुट्टी उतनी मायने नहीं रखेगी, खासकर जो 25 वाले हैं, 26 वालों के लिए तो ठीक है। 25 वाले इन 3 दिनों में मैं रिवीजन का पूरा फॉर्मेट भेजूंगा। हालांकि आज से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है रिवीजन का, सुबह सुबह 7 बजे दोनों प्रीलिम्साथॉन के ग्रुप में, पीवाईक्यू के ग्रुप में मैंने डाला है। सेम उसी चीज को कंटिन्यू करूंगा अब 15 तक, यानी लगातार केवल 5 दिन आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा, और फिर उसके बाद 16 तारीख से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया ढंग से
अब एक बार मुझे बताएं ये इनिशिएटिव कैसा लगा आप सबको, जो भी बच्चे इस समय लाइव क्लास में हैं, एक बार मुझे बता दें, देन फिर मैं अपनी चीजों को आगे बढ़ाऊं। एक बार सब बच्चे बताएं। हाँ हाँ अंजलि, बिल्कुल अंजलि कह रही है कि सर तब तक हम लोग रिवीजन में अपनी, मतलब सॉरी छुट्टियों में अपना रिवीजन, यही पर्पज भी है, ये याद रखिएगा। होली तो एक हो गया, स्वाभाविक है, बच्चे अब बड़े हो गए तो कहते हैं कि नहीं फेस्टिवल उन्हें सेलिब्रेट करना है तो हमें भी करना है। बट इसका एक एडवांटेज जो मैंने आज सुबह से स्टार्ट किया, क्योंकि रिवीजन और मेरी स्टाइल में, जैसे आज मैंने रिवीजन का आपको एक नोट दिया, वैसे ही अब कल परसों नरसों ये रिवीजन का, तो 15 तक कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट और साइंस जो मैंने सुबह 7 बजे पढ़ाने का आप सबके साथ संकल्प लिया था, तो उसी 7 बजे, ठीक है, गूगल मीट पर अब मैंने एक ये भी चेंज किया है, गूगल मीट पर मैं आप लोगों से सुबह 7 बजे कनेक्ट होऊंगा। उसके पीछे रीजन ये है, गूगल मीट में ना आप सब का भी फेस दिखता है, मेरा भी फेस दिखता है, तो एक अलग प्रकार का और आनंद आता है। जैसा कि हम लोगों ने कल गूगल मीट किया था, तो अब जो हम लोग सुबह का टास्क जो अभी तक चल रहा है वो टास्क चलता रहेगा। तो सुबह 7 बजे अपन गूगल मीट करेंगे जो भी प्रीलिम्स के बच्चे हैं। अंजनी चौहान, 2026 वालों के लिए बहुत ही गजब है सर कि क्या पढ़ना और क्या नहीं, ये बहुत ही मस्त है। बिल्कुल ठीक है, 26 वालों के लिए तो समझ लो कि बहुत कुछ है, कि उसके पीछे रीजन ये है कि 25 में पहली बार, टू बी ऑनेस्ट, बहुत रिसर्च बेस्ड हम लोग चल रहे हैं। अगर आप सब लोग इस चीज को नोटिस करेंगे, थोड़ा बातचीत कर लीजिए क्या दिक्कत है। तो जो 26 वाले बच्चे इसमें हैं, चूंकि 25 वालों को ऑलमोस्ट मैं रोक चुका हूं क्लासेस के लिए, लेकिन 26 वाले जो बच्चे, आप लोग स्वयं विचार करो, क्योंकि आप में से कई बच्चे उस ग्रुप में हैं, तो आप सोचो कि 25 वालों के लिए कितना प्लानिंग से हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे सीसेट हो, चाहे प्रीलिम्स हो, और चाहे मेंस का जो भी अपना सिस्टम पूरा कंप्लीट है, यानी लिटरेचर पूरा कंप्लीट है, पूरा ऑप्शनल कंप्लीट है। हिस्ट्री में केवल मिडल इंडिया बचा हुआ है, और मिडल इंडिया का पूरा नोट्स रेडी हो चुका है। एक हफ्ते की बात है, बस लगा दूंगा, उसके बाद 3 महीना मेंस के टाइम पे एकदम से दिमाग में डाल दूंगा। तो सब कुछ कंप्लीट है, एथिक्स कंप्लीट है, ऐसे कंप्लीट है। अब हम लोगों को केवल, जैसे 25 वालों के लिए अच्छी आंसर राइटिंग की ठीक ठीक क्लासेस हो चुकी हैं, बाकी हिंदू में सब चल ही रहा है, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये एक इनिशिएट रहा। आज हमारा होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीवन कोष, लेकिन जरा इसको कंटेंट देखिएगा तब मजा आएगा। यानी ये तो है, उसके साथ साथ वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो कंटेंट है, जरा इस पर एक निगाह डालिएगा, शॉर्ट क्रिस्प, तब आपको मजा आएगा। वो बाद में करेंगे। बाकी 2025 में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी, सॉरी यूपी पीसीएस वाले भाई जरूर आइए, चूंकि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों बिल्कुल डिफरेंट मोड में लेके चल रहे हैं। यूपी पीसीएस वाले आप सबको जरूर जुड़ना चाहिए, पहला मेरा बैच है ये, यानी कंप्लीट जो मैं डेडिकेटेड यूपी पीसीएस के लिए पढ़ा रहा हूं। जो आएंगे समझिए आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि पहला चीज कुछ भी होता है तो मैं अपने हर एक सेशन में झोंकता हूं, ये तो मेरा पहला है तो क्या ही डाल दूंगा, आप जरा सोच के आइएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, सुनील अभिव्यक्ति मीन्स सुनील अभिव्यक्ति प्लस एआई टीम। मैं खुल के ये बात कह रहा हूं, कुछ बच्चे होंगे जो अभी भी ट्रेडिशनल माइंड सेट से होंगे, उन्हें शायद अटपटा लग सकता है कि एक टीचर खुद ही कह रहा है कि सुनील अभिव्यक्ति प्लस एआई। जो इस चीज को नहीं समझेगा कि सुनील अभिव्यक्ति प्लस एआई क्यों इंपॉर्टेंट है, तो फिर समझिएगा कि आपके लिए संकट बढ़ने वाला है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम की बड़ी संस्थाएं, उन्होंने अपने बच्चों को एआई के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। मतलब उनको एआई सॉल्यूशंस मिलने लग गए हैं पूरी दुनिया में। मैं यूपीएससी को हटा दो, तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वट एवर जहां पर भी हो, एग्रीकल्चर का मैंने बारामती में माइक्रोसॉफ्ट का पूरा सिस्टम आपको पढ़ाई दिया है। पूरी दुनिया में एआई हर चीज में असिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। याद रखिएगा, मैंने फिर बोला, लीडर के रूप में नहीं, असिस्टेंस के रूप में। यानी मैं उसको फीड कराऊंगा तभी वो चल पाएगा। आप भी फीड कराइए, मैं भी फीड कराऊं। अब कंटेंट का लेवल आपको रोज का पता है, तो ऑब्वियस है जो स्किल्ड होगा टेक्नोलॉजी वही यूज कर पाता है। और पिछले 22 वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस, यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचने का एक्सपीरियंस आईएएस के, प्लस उसके बाद जो है 12 वर्षों से 10, हाँ 10 2 12 13वां वर्ष है मेरा जब मैं टीचिंग कर रहा हूं इसी फील्ड में।
और ढेर सारे बच्चों के साथ। देखिए, टीचिंग का मतलब मैं विद्वान हूं ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचिंग का मतलब ये होता है कितने बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे शुरू से, यानी 2012 से अभी तक, जब से मैंने अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन निकाली, बहुत से बच्चों के साथ, आप सब खुद हैं, देख सकते हैं। तो हर वर्ष इतने बच्चों के साथ इंटरेक्शन, वो भी चूंकि मैं मेन रहा हूं तो मेरा इंटरेक्शन हमेशा सबसे ज्यादा होता। अगर मैं किसी भी संस्था में कहीं पर भी एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला होता तो शायद उतना इंटरेक्शन मेरा बच्चों के साथ ना होता। इंटरेक्शन, फिर बच्चों का फेल्योर, बच्चों का सिलेक्शन, दोनों ही चीज, और दोनों पर मैंने काम किया कि कोई सिलेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उसके बेस पर मैं इसीलिए कहता हूं सुनील अभिव्यक्ति प्लस एआई, और मैं इस चीज पर आप सबको विश्वास दिलाता हूं, मैं गारंटीड ये बात कह सकता हूं। अब इसे चाहे अपने मुंह मियां मिट्ठू ही कहना हो, लेकिन जिस लेवल पर मैं एआई को समझता हूं, अगर कोई कंपटीशन हो तो मैं किसी को भी हरा सकता हूं एआई को समझने के मामले में और उसको समझाने के मामले में, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज। इसीलिए अब हरियाणा पीसीएस का फॉर्म आने वाला है। जो बच्चे अगर हरियाणा के हैं तो हरियाणा पीसीएस की मेंटोरशिप मैं देने जा रहा हूं। सोच सकते हो एक आदमी क्यों इतना अपने आप को सक्षम महसूस कर रहा है? बिकॉज ऑफ द कि वो स्किल्ड है, उसको पता है हर एक सब्जेक्ट उसे समझ में आता है, उसे पढ़ाना आता है। तो अगर एआई को अच्छा फीड कराया जाएगा, आप सब पढ़े भी हैं, तो उस फीड पर वो बेहतर परफॉर्म करता है। और बेहतर परफॉर्म जब वो करे, उसको पढ़ करके उसमें और आप इनोवेटिव आइडियाज डाल दीजिए, तो स्वाभाविक रूप से चीजें बेहतर ढंग से निकल आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कल बिहार पीसीएस के कुछ बच्चे होंगे, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा जो भी बिहार के होंगे। अभी बिहार पीसीएस में बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, परसों की बात है, जो उनका लगभग 23-24 बच्चे हैं जो मेंस मेरे अंडर में इस बार दे रहे हैं। मेरी भी अग्नि परीक्षा है, पहली बार मैं करा रहा हूं। कितने बच्चों की इंटरव्यू कॉल होगी अलग बात है, ठीक है। आप लोग, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, अब देखिएगा कैसे मैं एआई को फीड कर रहा हूं, एक हल्का सा आपको हिंट देता हूं। तो उसमें बच्चों ने कहा कि सर एमएसएमई के बारे में सब बता दीजिए। तो अब आपने क्या कभी सोचा कि एमएसएमई जीडीपी में कितना योगदान, एम्प्लॉयमेंट में कितना, ये सब तो आपको पता है, एवरीथिंग पता है, इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है इसका। अब मुझे बताना, क्या कभी आपके दिमाग में आया कि यार हम एमएसएमई को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स के साथ कनेक्ट करें? एमएसएमई एमएसएमई को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स के साथ, आप स्वयं विचार कीजिए, क्या कभी भी दिमाग में स्पार्क किया? और मैंने उस पूरे आंसर में ये वाला पार्ट डाला जो बच्चों को बहुत पसंद आया। क्या नहीं, एमएसएमई केवल जीडीपी नहीं बढ़ाएगा, केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगा, केवल इंक्लूसिविटी नहीं लाएगा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स को भी अचीव करने में मदद करेगा। और लगभग बहुत से गोल, केवल पहला, दूसरा, पांचवा नहीं, छठा नहीं, बहुत से गोल हैं, याद रखिएगा। तो कहने का मेरा मतलब है, इस लेवल पर किताबों की एक सीमा है। जो लाइब्रेरी में किताबें बंद हैं, पुस्तकालयों में, लाइब्रेरी में, अब वहां पर अगर एक इनोवेटिव टीचर है तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा वो जैसा चाहेगा वैसा कंटेंट बनवा पाएगा। उसका क्यों? क्योंकि उसको जो असिस्ट कर रहा है वो बहुत तेजी से डेटा प्रोसेस करता है। तो एआई की क्षमता यही है कि बहुत तेज डेटा प्रोसेस करता है। तो अगर आप स्किल्ड हैं, मैं नहीं, आप भी एज ए स्टूडेंट अगर आप स्किल्ड हैं तो आपके लिए भी वो उतना ही लाभकारी होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखें, मैं जब कहूं कि अब बेहतर ढंग से आप चीजें, यानी मेरी मेंटोरशिप का आनंद ले पाएंगे, इसलिए मैं मेंटोरशिप को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर देख पा रहा हूं, 1-2 साल के बाद मेंटोरशिप ही होगा जो रिजल्ट का सबसे बड़ा बेस बनेगा, और ये मैं बना के रहूंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप सब जरूर जो यूपी पीसीएस के बारे में प्लान कर रहे हैं, जरूर हमारे पास आएंगे। सेम उसी प्रकार से ऐसे राइटिंग की एकदम से फाउंडेशन क्लास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने जा रही है। जीएस फाउंडेशन कोर्स आप हमसे जुड़ सकते हैं, 2026 वाले, 27 वाले, 28 वाले ऑप्शनल। और हमारे ऑप्शनल की जो खूबसूरती है उसमें यही है कि हम फाउंडेशन की हम प्रीलिम्स और मेंस बिल्कुल अलग पढ़ाते हैं, कुछ भी मिक्स नहीं करते हैं। किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब दोनों का पैटर्न अलग है, एक जगह एमसीक्यू आता है, एक जगह रिटर्न आता है, तो दोनों को हम एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार ऑप्शनल हिंदी, लिटरेचर एंड हिस्ट्री, जो हरियाणा पीसीएस का फॉर्म आने वाला है,
ठीक है ना। हरियाणा पीसीएस का फॉर्म आने वाला है, तो जो हरियाणा पीसीएस वाले बच्चे हैं, आप जैसे आएंगे, सोच एक चीज जरा विचार कीजिएगा, आप आएंगे तो आपको लाइव क्लास अगर करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर्म आ रहा है, आपको ऑप्शनल खत्म करना है, दोनों ऑप्शनल आप आ जाएंगे तुरंत। हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री बाइलिंगुअल है, याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश, यानी कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेक्चर हिंदी में है। तो हिस्ट्री भी है, तो हरियाणा में चूंकि एक ऑप्शनल आपको पढ़ना होता है यूपीएससी की तरह, तो आप लोग लिटरेचर या हिस्ट्री जिनका भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई अन्य ऑप्शनल हो तो उनको भी हम मेंटोरशिप देने को तैयार बैठे हैं। फिर ये सारे मेंटोरशिप वाले ऑप्शनल हैं। आई होप कि आप सब समझेंगे, और अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करें और हमारे साथ अवश्य जुड़े। ये फोन नंबर है, जिनको भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो वो यहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका फोन ना उठे तो कृपया मैसेज जरूर कर दें, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। उसके पीछे रीजन होता है, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं लंबी बातचीत करने लगते हैं, उसी बीच आपका फोन आ जाता है तो समस्या हो जाती है। चलिए अब हम यहां से आगे बढ़े। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जरा विचार कीजिएगा उस आर्टिकल को जिसमें अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था मेरे प्यारे बच्चों। रेसिप्रोकल टैरिफ कि भाई टिट फॉर टैट, तुम हमारे इस उत्पाद पर 5% लगाते हो, हम भी तुम्हारे उत्पाद पर 5% लगाएंगे। और मैंने वहां पर आपको, जबकि उस आर्टिकल में चर्चा नहीं था, लेकिन मैंने डब्ल्यूटीओ के एंगल से उस टॉपिक को पढ़ाया था। आज वही टॉपिक जो मैंने आपको बिना डब्ल्यूटीओ का एंगल एडिटोरियल में लिए, एडिटोरियल सामान्य था, और मैंने जो पढ़ाया था आज वही आ गया यहां पर डिट्टो, यानी देख सकते हैं भारत अमेरिका व्यापार समझौता और डब्ल्यूटीओ कानूनों की परीक्षा, एंड इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट एंड द टेस्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ लॉज। क्या करा चुका हूं कि नहीं करा चुका हूं, आप जरा विचार कीजिए। जीएस पेपर 2 आईआर, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिट लास्ट जो है। जीएस पेपर 3 स्वाभाविक रूप से यह विषय मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी, इंप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इन सब के साथ जुड़ा हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर ए से और प्रीलिम्स तो ऑब्वियस है, हर जगह मैं लेके आ ही जाता हूं। फिर आज एक न्यूज है, विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में कुछ मुद्दों पर वॉक आउट किया। तो इस विषय, ये एक न्यूज है। आज इस विषय को लेकर के जीएस पेपर 2 पॉलिटी की निगाह से मैंने क्या गेम बनाया है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने पूरा गेम आपका सेट कर दिया है कि ये जो बार बार लोकसभा राज्यसभा से वॉकआउट हो रहा है, तो जो क्रिएटिव अपोजिशन और सपोर्टिव, शब्द को पकड़िएगा, क्रिएटिव अपोजिशन, रचनात्मक विपक्ष, जिसकी संविधान में स्वाभाविक रूप से चर्चा होते समय, ऐसा नहीं कि रचनात्मक विपक्ष के बारे में संविधान में कुछ शामिल है, नहीं, या संविधान में कोई प्रोविजन है, नहीं, लेकिन एक संकल्पना हमारे विचारकों ने की थी कि जो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष रहेंगे आपस में कोऑर्डिनेट करें अच्छे से। क्रिएटिव विपक्ष होना चाहिए, जहां पर जरूरत हो वहीं विरोध, और जहां पर जरूरत ना हो वहां सपोर्ट, बट अपने यहां क्रिएटिव अपोजिशन नहीं है। और जो सत्ता पक्ष है उससे विपक्ष का सपोर्टिव होना चाहिए, और सत्ता पक्ष सपोर्टिव नहीं है। इस विषय को लेकर के पार्लियामेंट्री प्रोसेस में जो ये वॉकआउट की समस्या है, इस पर मैंने एक बेहतरीन कंटेंट तैयार किया, बहुत बेहतरीन। और अब कभी भी, जैसे एक बहुत समय पहले 2001 या 2 में आपसे प्रश्न पूछा गया, संसदीय विपथगमन से आप क्या समझते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। यानी संसद जब अपने कार्य दायित्व का निर्वहन दिए गए मानदंडों, नियमों, विनियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं के हिसाब से ना कर सके, यानी लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसेस जो दिया गया है, अगर उसका अनुपालन संसदीय विधि विधान, संसदीय व्यवस्था में ना हो पाए, उसे हम विपथगमन कहते हैं। तो ये जो बार बार का वॉकआउट, ये भी संसदीय विपथगमन का एक एग्जाम्पल है, यानी पार्लियामेंट जिस लिए फॉर्म की गई, अगर उस हिसाब से काम ना करे, उसे ही हम विपथगमन कहते हैं, यानी उल्टा रास्ता। तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी, इसके साथ साथ यह जीएस पेपर 4 इथिक्स में जाके चिपकेगा, यानी मेरे प्यारे बच्चों पॉलिटिकल इथिक्स, राजनीतिक नैतिकता, जिस पर 2 बार अभी तक प्रश्न पूछा गया। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? पॉलिटिकल एथिक्स यानी राजनीतिक नैतिकता, जिस पर 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे रह गए हैं। प्रायः कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स एक साथ नहीं चल सकते, ये आपसे पूछा गया। फिर ऐसे बताने की जरूरत नहीं, डेमोक्रेसी रिलेटेड ऐसे ही अधिकार के साथ दायित्व बढ़ जाता है, ऐसे बहुत से इससे आगे चर्चा करेंगे, प्लस प्रीलिम्स के भी कुछ फैक्ट्स आपको यहां मिल जाएंगे। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए एक रिसर्च हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर हम बातचीत करेंगे। क्या आप सबको पता है
पोटेंट कॉस्मिक पार्टिकल एक्सिलरेटर, ये संकल्पना क्या है और क्यों चर्चा में है? ठीक है ना, शक्तिशाली ब्रह्मांडीय कण त्वरक। देखिए अब ये क्या है, प्रीलिम्स के लिए बहुत कुछ मसाला है, नई खोज है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे साइंस में प्रीलिम्स के लिए। फिर इसके बाद बचेंगे, मतलब पढ़ेंगे, निजी चंद्र लैंडर को डेड घोषित कर दिया गया, यानी चंद्रमा पर लैंड किया लेकिन उसके बाद उसे डेड घोषित कर दिया गया। तो प्राइवेट लूनर लैंडर, अब ये क्या है, किसने छोड़ा? ऑब्वियस स्पेस एक्स का ही है, यानी कि एलन मस्क साहब का। तो प्रीलिम्स के लिए यह एक न्यूज बन जाती है, आईएएस में ना सही तो पीसीएस में से। फिर सिप्री जो आर्म्स पर रिसर्च करती है, रिपोर्ट निकालती है, उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे फॉर प्रीलिम्स के लिए। फिर इसके बाद ये टॉपिक भी मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि भारत में इनोवेशन हो रहा है लेकिन आरएनडी में जो कैपिटल इन्वेस्ट होनी चाहिए वह कम हो रही है, यानी बढ़ नहीं रही। तो आरएनडी में इन्वेस्टमेंट का मुद्दा हम पढ़ने जा रहे हैं और आपको अच्छे से पता है कि इनोवेशन और आरएनडी का गहरा संबंध क्या है। इनोवेशन और आरएनडी का गहरा संबंध है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आज के समय में जो थोड़े से भी समझदार हैं, अगर आप आरएनडी को एआई के साथ नहीं जोड़ेंगे तो क्या आपका आरएनडी कभी मजबूत हो पाएगा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं मुझे। जो बच्चे, आप सबको बहुत लोग बरगलाएंगे लेकिन आपको बरगलाना नहीं है, क्योंकि बाद में मैं प्रोएक्टिव हूं, जो चीजें 5 साल बाद होनी उसको पहले अज्यूम करके आपको बता देता हूं। क्योंकि एआई जो स्किल्ड नहीं है, आपको अच्छे से पता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे टीचिंग में हो या किसी कंपनी में हो, कहीं पर भी हो, जो स्किल्ड नहीं है, सरकारी नौकरी को छोड़ करके जो स्किल्ड नहीं है, एआई उनको बहुत समस्या करने जा रहा है। तो वो लोग इसके बारे में प्लस माइनस बातें करते रहेंगे, लेकिन जो स्मार्ट है, समझदार, आप सब लोग कभी गलती मत करना, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं। 2019 में यूपीएससी ने स्वयं आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? यूपीएससी ने आपसे स्वयं इस पर प्रश्न पूछा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2019 में, आज के 6 वर्ष पहले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेरोजगारी बढ़ाएगी या अप स्किल और रीस्किल के द्वारा ये रोजगार का सृजन करेगी? इसका मतलब कि पहले है कि अगर आपने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को स्केल नहीं किया तो रोजगार खत्म करेगी, लेकिन रीस्किल अप स्किल करेंगे तो मैंने कल ही पढ़ाया आप लोगों को, सेमिकॉन वगैरह में नए रोजगार सृजित होंगे। तो जरा चिंतन कीजिए कि ये बड़ी गजब की चीज आई हुई है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और हम लोग हमेशा इग्नोर करके चलते हैं, समस्या होती है। तो ये हम जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक आता है, आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम फाजिल फ्यूल्स की नीति पर वापस आएंगे, यानी जो बार बार हो रहा था कि फाजिल फ्यूल्स को खत्म करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं भैया, हम फाजिल फ्यूल्स पर काम करेंगे। तो अगर अमेरिका फाजिल फ्यूल्स पर काम करेगा तो स्वाभाविक है फाजिल फ्यूल्स का एक फ्यूचर दिखेगा। और इंडिया को, क्योंकि जीवाश्म ईंधन खरीदना पड़ता है, मैंने कल आप लोगों को विस्तार से पढ़ा है, बहुत बड़ा हमारा विदेशी धन यानी डॉलर में हम खर्च करते हैं इस तेल को खरीदने पर। तेल महंगा होता है तो हमारे यहां महंगाई, जिसे मैंने समझाया था इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित मुद्रास्फीति, वो हो जाती है, जिसके कारण से महंगाई के कारण से जीडीपी पर, एम्प्लॉयमेंट पर और पूरी इकोनॉमिक साइकिल पर नेगेटिव इंपैक्ट, अगर वो ज्यादा है तो यहां यही कहा गया कि भैया ट्रंप साहब जीवाश्म ईंधन की तरफ जा रहे हैं, तो अगर वह जा रहा है तो स्वाभाविक है इसका रेट सस्ता होगा, और रेट सस्ता होगा तो इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को इसका लाभ उठाना चाहिए। यही विषय यहां पर चर्चा में है, बस इतना ही, इसके अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने बहुत अच्छा कंटेंट सामी पैटर्न पर बना दिया, लेकिन जितना यहां मैंने बोल दिया बस इतना ही आपको दिमाग में रख लेना है, क्योंकि इस पर इंडिपेंडेंट कुछ नहीं आने वाला है क्वेश्चन। इसको कहीं न कहीं एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया का लिख रहे हैं, एसे वगैरह कोई लिख रहे हैं, जहां पर आपको लगता है कि एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर आप बात कर रहे हैं या आप कार्बन न्यूट्रलिटी पर बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप इसको डाल सकते हैं एज एग्जांपल। फिर भी जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियों की बात, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट
कंजर्वेशन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी भी जुड़ी हुई, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से हम लोग पढ़ेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा केस स्टडी मैंने बनाया है जो कि तमिलनाडु के किसानों पर है। तमिलनाडु के किसानों को साइक्लोन आने के बाद जो सरकार की तरफ से जो बीमा दी जाती है उसमें जो फंड दिया गया है प्रत्येक किसान को, वह फंड जो उनको नुकसान हुआ उसके मुकाबले कम है। आप कहेंगे सर इसको आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखो, जैसे अगर देश के स्तर पर भी हम देखें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो स्वाभाविक है किसानों से जुड़ा एक ये मुद्दा है। जब भी आप पढ़ें या आप कोई चीज लिखें कि किसानों के समक्ष क्या चुनौती है, जैसे 2017 में आपसे जो निबंध पूछा कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं, तो स्वाभाविक है एक तो सक्षम स्रोत है नहीं, ऊपर से अगर कोई भी आपदा आती है और उसमें किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक है उस परिस्थिति में यह निबंध और सार्थक हो जाता है कि अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं। तो इसको मैंने एज केस स्टडी बनाया है और इस केस स्टडी को आप बस केवल तमिलनाडु जितना मैंने बोला बस इतना ही, बस बाकी आगे कहानी उसको आपके समझने के लिए कोई भी विषय गवर्नमेंट पॉलिसीज पर आप जिक्र कर रहे, आप एग्रीकल्चर जीएस पेपर 3 में 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आता, 5 क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों किससे रहता है? 5 क्वेश्चन सीधा सीधा रहता है एग्रीकल्चर से। इनफैक्ट किसी किसी साल आप चेक करिएगा 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 क्वेश्चन में से 5 या 6 तो एग्रीकल्चर पर कोई प्रश्न पूछा जाता है जिसमें किसानों की इनकम और उसके सामने कुछ चैलेंजेस पर, तो स्वाभाविक है हम इसको वहां पर कोड कर देंगे। तमिलनाडु का एक केस स्टडी, मैं चाहता इस टॉपिक को छोड़ सकता था क्योंकि ये सब कौन कराता है, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि वैल्यू एडिशन दिस इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इट्स नेचर। यूपीएससी क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसका मतलब है कि आप के साथ 999 बच्चे और हैं, कुल मिला के 1000, तो आपको आपस में कॉम्पीट करना है। ठीक है, ये तो मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, रैंकिंग की होड़ की बात कर रहा हूं, लेकिन 15,000 बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं, हर एक बच्चे का आपस में कंपटीशन, इसलिए वैल्यू एडिशन लिख लीजिएगा। वैल्यू एडिशन जो मैं कराता हूं सुनील अभिव्यक्ति इनपुट, वो वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन आपके आंसर में होना चाहिए, तो ये वैल्यू एडिशन के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये नैतिकता सरकारी संस्थानों में ये नैतिक चिंता का विषय है, इसलिए इसको मैंने डाला यूनिट नंबर 6 और ए से मेरे प्यारे बच्चों। फिर इंडियन एक्सप्रेस की तरफ हम आएंगे, तो ये प्रीलिम्स के लिए अपन पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जीन एडिटेड बनाना क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। और फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जीएसटी और सीमा शुल्क अधिनियमों के तहत जिन लोगों की गिरफ्तारी यानी जो डिफॉल्ट कर जाते हैं उनकी शक्ति को सीमित करने की बात, मतलब उनकी शक्ति को सीमित किया। तो मैं जीएसटी कानून और कस्टम एक्ट्स के बारे में प्रीलिम्स आपको कराने जा रहा हूं। और पार्लियामेंट क्वेश्चन पीएम दक्ष योजना, संसद प्रश्न पीएम दक्ष योजना पीआईबी फॉर प्रीलिम्स के लिए। तो एक पूरा का पूरा साम्राज्य मैंने यहां तैयार कर दिया है करंट अफेयर्स का आज का, और पर डे ही इतना साम्राज्य खड़ा होता है। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस आप सब तब समझेंगे जब सच में आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी जैसे मैं बिहार पीसीएस के बच्चों ने मुझसे 3 क्वेश्चन आज पूछा, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जिससे आप सब ये चीज सीख पाए कि मैं बच्चों, और जो मैं बोलता हूं ना बिल्कुल हर चीज 100% सत्य है। मैं क्योंकि नंबर नहीं बनाता, मैं आपको बोलता हूं। अभी मुझसे 3 क्वेश्चन आज बिहार पीसीएस के बच्चों ने पूछे, मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन बच्चों ने जो पूछा, अभी मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। सर बायो E3 पॉलिसी का कंटेंट दे दीजिए। क्या पूछा? ठीक है, बायो E3 आप मुझे बताओ क्या 2 से 3 बार डिटेल्ड एनालिसिस अभी हाल में ही जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी करा चुका हूं कि नहीं करा चुका? बोलो भाई। डीजी फ्रेमवर्क, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया, ये करा चुका हूं कि नहीं? फिर एक बच्चे ने पूछा कि सर क्रॉप रोटेशन और क्रॉप पैटर्न में क्या अंतर है? कितनी बार करा चुका हूं फिर से बताते चलिएगा।
यानी ये क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, ये तो यार मुझे लगता है हर हफ्ते एक टॉपिक इस पे रहता रहता है इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न पर। ठीक है, इस प्रकार के। फिर इसके बाद बताता हूं, तो इस ये आज के प्रश्न है, बाकी तो मैं ये कहना चाहता हूं, फिर मैंने जो कहा उसको भी आप लोगों को सुना दूं, ध्यान से देखो। एंड प्लीज ये सब जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे ना, ईच एंड एवरीथिंग सब हिंदू में करा चुका हूं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आगे से एकदम मत छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू तो छोड़ना ही नहीं है। बात ये नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ, बात ये होती है कि देश के जितने भी मुद्दे 3 अखबार होते हैं सब आ ही जाता है। मतलब हिंदू के अलावा तो बिहार हो, यूपी, कुछ है ही नहीं, केवल मतलब जो स्पेशल पेपर्स होते हैं डीआई या आपका ऐसे। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको दिखाया कि मैं ऐसा नहीं, आपके सामने उन बच्चों को भी कंटेंट देता हूं, लेकिन अपनी तरफ से जो मुझे कहना होता मैं कह देता हूं। रीजन ये है कि हिंदू अगर आप घुसे हुए हैं तो हम बहुत कुछ स्पेशल कर पाएंगे, ये आप मान के लिए। अगर नहीं घुसे हैं तो फिर कुछ ना स्पेशल हो पाएगा, ये भी याद रखिए। आइए देखते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। मुद्दे देखने के बाद मैक्सिमम चीजें आप समझ जाएंगे, फिर उसके बाद पीडीएफ के थ्रू कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्या मुद्दा है? ये नवाचार। मेरे प्यारे बच्चों, डिस्पाइट इंडिया सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इनोवेशन, यानी हम नवाचार खूब कर रहे हैं, ठीक है, बट स्वाभाविक रूप से समस्या कहां है? आर&डी के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। वही चीज लिखा गया है। भारत की वैज्ञानिक जनशक्ति, यानी हमारे पास साइंटिफिक टेम्पर के लोग बहुत हैं जो साइंस में अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा स्ट्रांग आईटी सेक्टर है, स्ट्रांग फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, और एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और ये सब मिलकर के इंडिया में इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमारे सामने समस्या है, अनुसंधान और विकास, आर&डी इन्वेस्टमेंट में पिछड़ रहा है, आप देख सकते। क्लियर है? और यह जीडीपी का 0.64% है, और जबकि यह भी कहा गया है कि 2011 से अगर देखा जाए तो 2021 में डबल हो चुका है। यानी हम शुरू से ही आर&डी में, चाहे कोई भी सरकार आई हो, हम क्या हैं? बिल्कुल ढीले ढाले, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़ करके डबल हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी हम 0.64% हैं। अगर हम कंपेयर करें तो ग्लोबल जो लीडर्स हैं उनके सामने हम बहुत पिछड़ी स्थिति में हैं। और आपको पता है आर&डी से ही इनोवेशन होता है। और यूपीएससी ने आपसे पूछा है 2016 का निबंध, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनोवेशन क्या है? इनोवेशन यानी नवाचार किंग है। जैसे किंग कोहली है ना, तो किंग है किसका? इकोनॉमिक ग्रोथ का, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और किसका? सोशल वेलफेयर यानी हेल्थ एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने का, न्यूट्रिशन के नए नए स्केल तैयार करने का, मापदंड तैयार करने का। तो स्वाभाविक है अगर हम इसमें केवल 0.6% करेंगे तो हमारी जीडीपी भी कमजोर होगी। आपको अच्छे से पता है जीडीपी तभी बढ़ती है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तभी बेहतर वर्क करते हैं जब उन्हें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल जापान, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, जो आपदाओं वाला देश है, डिजास्टर वहां समझिए कि डेली रूटीन का विषय है, उसके बाद भी वो एशिया की पहली इंडस्ट्रियल कंट्री बनते हैं। व्हाई एंड हाउ? क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ वहां के लोगों का माइंडसेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्यमशील मानसिकता के लोग हैं। और दूसरा हाउ, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में, स्किल में बहुत इन्वेस्टमेंट किया, यानी उन्होंने आर&डी पर बहुत पैसा खर्चा किया, जिससे जो स्किल्ड वर्कफोर्स निकल करके आई उसने खूब इनोवेशन किया, और उन इनोवेशन के दम पर वो रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, और फिर उसी देश को जिससे रॉ मटेरियल मंगाते हैं, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट इतनी क्वालिटी का बना के बेच देते हैं कि अगर उन्होंने 5 रुपए में मंगाया है रिसोर्स, तो उसे 25 रुपए में उसी देश को खरीदने को बाध्य कर देते हैं। तब जाकर के देश इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट बन के ही कोई देश विकसित देश बन सकता है। मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान बिना मजबूत औद्योगिक आधार के, रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस के, क्या विकसित देश बन सकता है, डेवलप्ड कंट्री बन सकता है 2047 में? आप मुझे बताएं। यही प्रश्न यूपीएससी ने भी 2014 या 15 में पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक मजबूत औद्योगिक आधार के बिना भारत विकसित देश बन सकता है?
अब आप इस प्रश्न पे स्वयं कार्य करते चले। तो आई होप मुद्दा समझ गए हैं। जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें यही है कि भाई आरएनडी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है जीडीपी ग्रोथ के लिए। आरएनडी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सोशल वेलफेयर के लिए, क्योंकि आरएनडी के बेस पर ही हम इनोवेशन करते हैं। और अगर हम इनोवेशन में कमजोर हैं, यानी हम फंड नहीं दे पा रहे, तो हम इंफ्रा कैसे डेवलप कर पाएंगे? और किस प्रकार से कल हमने पढ़ा जो फ्यूचर के बिजनेसेस हैं उसका जो बेस है, जैसे अगर मैं सेमिकॉन की बात करूं, यानी इंडिया का सेमिकॉन 1.0 2.0, तो उसमें क्या किया जा रहा है? उसमें पैसा ही तो खर्चा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स का एमआईसी और जो वोलाटाइल मेमोरी, ये सारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप्स, ये सारी चीजें जो मैंने बताई कि हम उसका अपना इकोसिस्टम डेवलप कर सके। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे ये चीज आपके सामने आई, आपको क्या पढ़ना है मेरे बच्चे? ये वही स्वप्न है जो हमें सोने नहीं दे रहे। पॉइंट 1। दूसरा, समय आ गया है कि सरकार विजनरी डिसीजन ले और आरएनडी में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से लेके आए, क्योंकि आरएनडी में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से हम आरएनडी को सिस्टम नहीं खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम फॉरेन कंट्रीज को देखें, डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, तो वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आरएनडी में बहुत ज्यादा सरकार को, इसलिए आरएनडी पर एक न्यू पॉलिसी लानी पड़ेगी समय के अनुकूल। जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, पीएलआई है, हम लेके आए। क्यों लेके आए? बिकॉज हम अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब में डेवलप करना चाहते हैं। हम मेक इन इंडिया लाए। व्हाई? बिकॉज हम मैन्युफैक्चरिंग हब में डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को। क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएंगे, तो जीडीपी भी बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इंक्लूसिविटी भी आएगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के टारगेट अचीव होंगे। इनफैक्ट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हैं तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिए गए 3 प्रिंसिपल में से 2 प्रिंसिपल, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस के टारगेट को भी अचीव करेंगे कि नहीं। इसका मतलब कि संविधान में जो शासन का आदर्श है हमारी प्रियम्बल में, उसके 2 आदर्श, सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य भी हम प्राप्त कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर। मानते नहीं मानते? तो इस एंगल से आप लेकर के चलिए और फिर 2020 का वह ऐसे अपने सामने रख लीजिए कि आर्थिक समृद्धि के बिना, इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना सोशल जस्टिस पॉसिबल नहीं है। बट अगर आर्थिक समृद्धि और सोशल जस्टिस नहीं है तो वह इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि बेकार है, व्यर्थ है। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को। अब प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को कैसे लाएं? जैसे आपने पीएलआई, मेक इन इंडिया, बहुत से काम किए, वैसे ही एक आरएनडी इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए आरएनडीएलआई स्कीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत कीजिए, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर आरएनडी में इन्वेस्टमेंट करे उसको आप कारपोरेट टैक्स में छूट दीजिए। सबको तो नहीं कहा जा रहा, इससे सरकार का रेवेन्यू भी कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज अगर कुछ कारपोरेट जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका कारपोरेट टैक्स आप कम करते हैं तो हो सकता है आपको 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का नुकसान हो। लेकिन यही आरएनडी आने वाले 10 सालों में, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आने वाले 10 सालों में ये 10,000 करोड़ कमा के आपको जाएगा। इसीलिए कहा जाता है विजनरी डिसीजन, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। आई थिंक कि आप विषय को गहराई के साथ समझ गए। बस इतना ही बहुत है बेटा, इससे ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। बाकी अभी कंटेंट में आएंगे तो बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये सब तो एडवर्ड हो ही गया। भारत अमेरिका व्यापार समझौता और विश्व व्यापार संगठन कानूनों की परीक्षा थी, मैंने आपको विस्तार से कराया, एक बार आप देख लीजिए। 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने एक बहुपक्षीय, बहुक्षेत्रीय, द्विपक्षीय व्यापार, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए पर बातचीत करने का निर्णय लिया। इसे 2025 के अंत तक हम पूरा भी कर लेंगे। इस समझौते को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह समझौता डब्ल्यूटीओ के कानूनों के अनुसार है या नहीं, यानी जो हम और अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो डब्ल्यूटीओ के कानूनों के अनुरूप है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आपस में ही व्यापार को सुविधाजनक बनाएंगे, बट ऐसा करके हम डब्ल्यूटीओ के जो क्लॉज है उसका उल्लंघन करेंगे, यानी क्या हम वैश्विक व्यापार को डिस्टॉर्ट करने या विरूपित करने तो नहीं जा रहे। इस विषय को लेकर के डब्ल्यूटीओ के साथ हम विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। फिर अगला टॉपिक आपके सामने आता है, विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में किया वॉकआउट।
आप देख सकते हैं, यह आज की न्यूज है। भारत का संसदीय लोकतंत्र यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेरे प्यारे बच्चों इज अ रोबस्ट एंड डाइवर्स सिस्टम। यानी इंडिया का जो संसदीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है, जो तीन चीजों पर फोकस करता है, डिबेट यानी बहस, डायलॉग यानी संवाद, और कंसेंसस यानी आम सहमति। यानी भारत का ही क्या, कोई भी संसदीय लोकतंत्र जहां संसद लोकतंत्र का मंदिर होती है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि चुन करके इन संसद में भेजती है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है डिबेट, डायलॉग एंड कंसेंसस। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, यहां लिखा हुआ है कि हाल के वर्षों में संसदीय कार्रवाई में बढ़ती असहमति, यानी आम सहमति की जगह असहमति, वॉकआउट और व्यवधानों ने प्रणाली की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। कौन सी प्रणाली? संसदीय लोकतंत्र की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्रणाली पर सवाल उठाए। विपक्ष में रचनात्मकता की कमी और सत्तारूढ़ दल का असहयोग, दोनों चीजें मैंने एक साथ कोट किया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वीकन यानी कमजोर कर रहा है। मतदाता पहचान पत्र में अनियमितताओं और डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को लेकर राज्यसभा में हाल ही में हुआ वॉकआउट इस मुद्दे का एक ताजा फ्रेश एग्जाम्पल, ताजा उदाहरण है। तो ये जो पूरा आपने व्हाट इज द इशू पढ़ा, अब मेरे बच्चों आपसे क्या प्रश्न पूछा था? आपसे प्रश्न पूछा कि भारत का लोकतंत्र किस तरफ, कहां जा रहा है, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी। देख लीजिए, वापस में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, लिख सकते हैं। स्वाधीनता के 75 ईयर में जो हम नहीं सीख पाए, यही कि हम कैसे मिल करके देश को आगे लेके जाएं। सत्ता पक्ष सत्ता में के मद में है, विपक्ष एकदम विपक्ष के मद में है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और इस पर मॉडल क्वेश्चन भी रहेगा, मजा आ जाएगा। और मैंने बता ही दिया कहां कहां स्टार्टिंग में पूछा जाएगा। बाढ़ प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए, तमिलनाडु की केस स्टडी। यह लेख चक्रवात फेंगन जो दिसंबर 24 पर प्रकाश डालता है, जिसके कारण तमिलनाडु में भयंकर बाढ़ आई, जिससे 18 डिस्ट्रिक्ट्स में फसलें बर्बाद होगी। तमिलनाडु सरकार ने राहत पैकेज प्रति हेक्टेयर 4,988 4988 की घोषणा की, जिसके बारे में किसानों का दावा है कि यह वास्तविक खेती की लागत, यानी खेती की लागत प्रति हेक्टेयर, बाप रे बाप, इतना है और दे रहे हैं महाशय इतना, हे भगवान, अपर्याप्त है। तो यही कहा गया भाई पर्याप्त पैसा दीजिए, क्योंकि आपदा से अगर किसान प्रभावित होगा तो अगले साल की उसकी फसल भी प्रभावित हो जाएगी। और अगर किसान की फसल प्रभावित होती है तो देश प्रभावित होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यूपी और बिहार वाले अभी मेंस लिखने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर पर आप सबसे ऐसे भी पूछ लेता है, तो उसमें आप इस घटना को उठा के चिपकाइए और बताइए कि अगर इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो स्वाभाविक रूप से किसान किस प्रकार से डेब्ट ट्रैप में जाएगा। यानी अगर उनको अच्छे से भरपाई नहीं मिलेगी तो अगली बार खेती के लिए इनपुट चाहिए। अब उस बीज, उर्वरक, कीटनाशक, अब उस इनपुट के लिए वो क्या करेंगे? उधार लेंगे। बैंक देगा नहीं, क्योंकि एक लिमिट तक उन्होंने बैंक से भी उधार लिया है, जिसको वो चुका नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी फसल खराब हो गई। पॉइंट को पकड़ लीजिएगा। अब वो जाएंगे गैर संस्थागत, नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस की तरफ, यानी साहूकारों की तरफ, मनी लेंडर की तरफ। अब वहां से उन्हें ज्यादा ब्याज में पैसा मिलेगा। परिणाम क्या होगा? अगली बार फसल तैयार होगी तो उनका पूरा जो भी इनकम है वो ब्याज चुकाने में, मूलधन चुकाने में या बैंक का कर्जा चुकाने में चला जाएगा अगली बार फिर, और वह इसी प्रकार से दरिद्रता के चक्र में और अंततः आत्महत्या के साइकिल में जाएंगे, जैसा कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि हमारे अन्नदाता आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो सरकार को इस पर, इसको मैंने इसीलिए दिया कि इस पर एक बेहतर कमेटी बनानी चाहिए, नॉट कि भाई जो सरकार, ये मेरी तरफ से सजेशन है, आर्टिकल में कमेटी का जिक्र नहीं, कमेटी बनानी चाहिए और किसानों के प्रतिनिधियों का भी जो है मत लिया जाए, ये आंकड़ा, और सरकार का भी, और उसके बाद एक बेहतर रास्ता निकाला जाए, क्योंकि यह रास्ता देश के सभी किसानों के लिए मददगार साबित होगा। हम लोग अंग्रेजों के काल में पढ़ चुके हैं इतिहास, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ग्रामीण ऋणग्रस्तता कैसे बढ़ी अंग्रेजों के काल में। मेरे बच्चे, जैसे आप प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन समझते हैं ना, वैसे ही प्रोसेस ऑफ डेब्ट होता है, यानी कर्ज के दलदल में फंस जाना। कैसे किसान बंधु हमारे अंग्रेजों के लगान के कारण कर्ज के दलदल में फंसे। और मेरे प्यारे बच्चों,
उस कर्ज के दलदल से वो निकल नहीं पाए, उनके खेत नीलाम हो गए और जो हमारे किसान बंधु थे वो मजदूर बन गए, श्रमिक बन गए। ठीक है, वो सारी चीजें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसको मैंने इसलिए कराया कि मेरे दिल के काफी करीब टॉपिक था ये। और बिल्कुल अभी एक राजपूत आरती सिंह लिखती हैं कि सर कोविड के बाद बहुत से किसान ने सुसाइड किया था, ऑब्वियस है। और कोविड का आपने जिक्र किया तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, सरकार ने बड़े गर्व से कहा था कि कोविड-19 के बाद जो वी शेप की रिकवरी मिली है, वी शेप मतलब 29 में हम यहां थे, 2020 में 21 में हम कोविड का तगड़ा शिकार हुए, इकोनॉमी माइनस में चली गई, यानी हम यहां पे होने चाहिए थे लेकिन माइनस में चली गई। लेकिन फिर एग्रीकल्चर के दम पर हम 21-22 में यहां पहुंच गए, यानी इकोनॉमिक रिकवरी का आधार किसान बंधु ही थे। तो इस पर आपको लिखना होगा कि उन किसानों के साथ जस्टिस होना चाहिए और उन्हें बेहतर पैकेज मिलना चाहिए जिससे अगली फसल की तैयारी वो बेहतर ढंग से कर सकें, याद रखें। फिर इसके बाद आते भारत को ट्रंप के जीवाश्म ईंधन पर ध्यान का लाभ उठाना चाहिए, यानी इंडिया मस्ट लेवरेज ट्रम्प्स फ्यूल फोकस। यानी यहां यही कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रो फाजिल फ्यूल पॉलिसीज, डोनाल्ड ट्रंप की जीवाश्म ईंधन समर्थक नीतियों के कारण अमेरिका में तेल और गैस पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित हो रहा है, यानी ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट होगा। और भारत ऑयल और गैस का सबसे बड़े खरीदारों में से एक, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का बेस यही है। तो वही कह जा रहा है कि अगर अमेरिका ऐसा हो रहा है तो ऐसे में जो भी ग्लोबल लेवल पर फॉसिल फ्यूल्स उसकी सप्लाई बढ़ेगी, जिसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा, यानी कीमतें कम होंगी। जब ज्यादा उत्पादन होने लगे तो अभी उसे कीमतें कम होंगी और इससे जो हमारे ऐसे देश जो फॉसिल फ्यूल्स ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करते हैं उनको लाभ मिलेगा। तो भारत को इस पर निगाह बनाए रखनी चाहिए और ऐसा होगा तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, मैंने इकोनॉमिक्स में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है और एक क्या यही आप लोगों को भी लगता होगा कि सुनील सर को इकोनॉमिक्स आता ही नहीं, कुछ हो वही 4 शब्द ला के लिख देते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। अब मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज इसमें अगर महंगी हो जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लागत बढ़ जाती है कि नहीं। तो ऑयल एंड गैस क्या है जो आप पढ़ रहे हैं, ऑयल एंड गैस ये रॉ मटेरियल है, कच्चा तेल है, इसकी कीमत बढ़ेगी तो जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज इन चारों को जोड़ करके बना रहे हैं वो महंगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यही तो इन्फ्लेशन, जिसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते। तो अगर अमेरिका फॉसिल फ्यूल्स पर फोकस कर रहा है तो हमारा ये ऑयल एंड गैस का जो रेट है वो गिरेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा और इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि हमें माल सस्ते में मिलेगा, हमारे यहां सस्ते में जाएगा और उसका फायदा प्रत्येक प्रकार से देश को यानी जीडीपी को, एम्प्लॉयमेंट को और इंक्लूसिविटी तीनों को होगा। फिर इसके बाद लुकिंग फॉर अ पोटेंट कॉस्मिक पार्टिकल एक्सिलरेटर देयर इज वन नियर अर्थ। अभी आइए जरा देखें ये क्या है। यह लेख पृथ्वी के निकट, जरा देखिएगा। दिस आर्टिकल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पावरफुल कॉस्मिक पार्टिकल एक्सिलरेटर। बस याद रखिएगा, कॉस्मिक पार्टिकल एक्सिलरेटर पीसीपी, ए नियर अर्थ शक्तिशाली ब्रह्मांडीय कण त्वरक की संभावना का पता लगाता है। अब यहां पर कुछ टर्म आएंगे, विच इमर्ज फ्रॉम द इंटरैक्शन, यानी ये जो हो रहा है पावरफुल कॉस्मिक पार्टिकल एक्सिलरेटर, ये किसके कारण हो रहा है? इंटरैक्शन, मोहब्बत, दोस्ती, किसके बीच में? सोलर विंड एंड अर्थ, जो मैग्नेटोस्फीयर है यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है। तो सोलर विंड यानी सौर हवाएं और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आपस में इंटरैक्ट कर रहा है और उसके कारण से यह पावरफुल कॉस्मिक पार्टिकल एक्सिलरेटर पृथ्वी के निकट घटित हो रहा है।
ये याद रखिएगा, ठीक है। 2017 में 3 अंतरिक्ष मिशनों का जिक्र है प्रीलिम्स के लिए, MMS, THEMIS एंड आर्टेमिस, जो आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दोनों शायद आज आप पहली बार पढ़ेंगे। 2017 में ये 3 अंतरिक्ष मिशन थे। इसका डेटा, इस मतलब इन मिशनों के साथ जो डेटा इकट्ठा किया गया है उन्हीं को यूज किया करके आर्टिकल लिखा गया है और बताया गया है, यानी इस लेख में बताया गया है, यह लेख बताता है कि प्लाज्मा में टकराव रही शॉक तरंगें इलेक्ट्रॉनों को अत्यधिक उच्च ऊर्जा तक कैसे बढ़ा सकती। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बहुत कठिन हो गया। आप कहेंगे सर कठिन हो गया तो आप छोड़ देंगे, हम कहेंगे नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। यूपीएससी में बहुत सी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, जो 3 चीज ऊपर हैं वो मैंने आपके लिए मस्त प्रीलिम्स का कंटेंट तैयार किया है कि ये भैया पावरफुल कॉस्मिक पार्टिकल एक्सीलरेटर क्या होते हैं, सोलर विंड क्या है, और MMS, THEMIS, थेमिस और आर्टेमिस, ये इन मिशनों के बारे में प्रीलिम्स का कंटेंट तैयार किया गया। बाकी ना इस पे मेंस पे कुछ पूछना है और ना ही कुछ अन्य पूछना है, समझ में आया? क्योंकि हिंदू अखबार हमारे लिए तो लिखा नहीं जाता, यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए आप सबको बहुत अच्छे से पता है। फिर इसके बाद आता है, यानी प्राइवेट लूनर लैंडर को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि स्वाभाविक है वह लैंड किया लेकिन गड्ढे में इसने लैंड किया, यानी यह खराब हो गया। यह घटना फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निजी क्षेत्र की चंद्रमा पर लैंडिंग के प्रयासों से जुड़ी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, द एथना, नाम याद रखिएगा, एथना लैंडर, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद 2020 से 24 में यूक्रेन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक, सिप्री की न्यूज है तो बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ेंगे। यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदा है, फिर भारत दूसरे पे आ गया है, आप देख सकते हैं। तो यूक्रेन नंबर 1 पे है। जीन एडिटेड बनाना, मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। जीन एडिटेड बनाना क्या है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे प्रीलिम्स के लिए। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स की कुछ न्यूज है, उस पर आपको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो चलिए शुरू करें। आई होप आप सभी टॉपिक से गहन स्तर पर परिचित हो चुके हैं। एक बार मुझे बताएं, अगर आप गहन स्तर पर परिचित हो चुके हैं तो चलिए सुनील अभिव्यक्ति मेंस इनोवेशन सामी में प्रवेश किया जाए। मजा आया बच्चों? देखो भाई, पढ़ाई में जब तक आनंद नहीं आएगा, आप ये मान के चलिएगा कि सिलेक्शन से हम मीलों दूर रहेंगे। अगर मुझे पढ़ाने में मजा नहीं है, आपको पढ़ने में मजा नहीं है, तो फिर आप पढ़ते जाइए। और वो भी पढ़ना पढ़ाना, यानी हमेशा जो हमारा गोल है, एमसीक्यू हमारा गोल है, हमें हमेशा एमसीक्यू में जाना है। हमारा मेंस में हर चीजों को कनेक्ट करना है, हमें उसमें जाना है। बकवास नहीं किताब खोल करके लगे पढ़े। भाई आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, आउटकम क्या निकाला? 0। अब आप लोग स्वयं विचार कीजिए, जब से आप लोगों के सामने हूं बार बार माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों फोकस कराता हूं? क्योंकि भैया प्रीलिम्स में यही पकड़ना है, तो काहे कंटेंट पकड़ रहे हो? आप कंटेंट पढ़ो और एमसीक्यू पकड़ो, एमएमसीक्यू पकड़ो। 26 वाले अभी से अपनी तैयारी करें, जरूरी उस टाइम प्रीलिम्साथॉन में आएंगे। 26 वालों के लिए आप याद रखिएगा, 26 मई को प्रीलिम्स का, 25 मई को जैसे एग्जाम होगा, आप सबका प्रीलिम्साथॉन वगैरह 1 जून से स्टार्ट कर दूंगा। 26 वालों के लिए एकदम से, यानी पूरा 1 वर्ष प्रीलिम्स पे काम करेंगे। क्योंकि अगर 1 साल आप चूक गए 10-20 हजार रुपए के कारण, तो आप 2 साल पीछे चले जाते हैं। आप सोचिए कितना पैसा आप खर्चा कर देंगे। लेकिन ये सारी चीजें बच्चे समझते नहीं, और हमें क्या चाहिए होता है कि हमारी जो इंफ्रा उसकी कॉस्ट निकल आए, दैट्स इट। तो हमारी भी मजबूरी है। बच्चे मैसेज लिखते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं, या सो ऑन, जो कुछ भी है। आपकी बात बिल्कुल सही, अब समझते हैं, हम लोग भी मजबूर हैं, फिर भी हम ऐसे बच्चों को शामिल कर लेते हैं। लेकिन एक बात बता रहा हूं, बड़ी मजबूरी है कि इंफ्रा कहां से आएगा? टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी कहां से आएगी? तो क्या ही बोला जाए। प्रियंका कुमारी कह रही हैं 2025 वाले अब जा सकते हैं। बेटा 25 वालों के लिए तो मुसीबत मैंने बनाई हुई है, कहां जा पाएंगे आज?
25 वालों का तो पीडीएफ है ना, 1 मिनट के लिए बस डाउनलोड कर दूं। वो इन्वायरमेंट वाला एक बार आप लोग देख लो, उसके बाद जाओ। इन्वायरमेंट का स्टार्टिंग में ही पहला ही टॉपिक है इन्वायरमेंट। अब आज मैं मूड में था तो मैंने सारे टॉपिक पहले ही डिस्कस कर दिया। उसके पीछे रीजन है, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने क्यों सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए, क्योंकि अमूमन सारे टॉपिक रिपीटेड हैं। है कि नहीं है, बोलिए भाई। और जितना लिखना था वो मैंने समझा दिया है, बाकी आपने अध्ययन कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो जरूरी नहीं है कि देखो, मैं एक ही चीज बच्चों जानता हूं कि भाई देखो, मजदूरी नहीं करनी है। यूपीएससी मतलब मजबूरी नहीं और मजदूरी नहीं, दोनों चीजें। मेरा अपना मानना होता है यार, यूपीएससी स्मार्ट, और यूपीएससी क्या कोई भी एग्जाम आप स्मार्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, हर चीज में बिल्कुल जैसे नहीं होता। एक एक लाइन क्यों पढ़े हम भाई, नहीं पढ़ेंगे एक एक लाइन। जब मैंने बता दिया है पढ़ते समय स्पेसिफिक विशिष्ट, कौन विशिष्ट है, पहला विशिष्ट, अंतिम, हर एक चीज में, चाहे पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ रहे हो, उसमें भी कौन क्या क्या विशिष्ट बातें, रेपो रेट, ये जितने भी हैं क्या इसकी विशिष्ट बातें, जो विशिष्ट है वही क्वेश्चन में। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए तो आइए जरा देखा जाए कि क्या मैंने जो, अच्छा, जो बच्चे नए जुड़ते हुए पूछते हैं सर ये सामी क्या है, तो बेटा सामी क्या है, ये सुनील अभिव्यक्ति मेंस इनोवेशन, यानी कुछ एडिटोरियल, सारे नहीं, मैं एक नए पैटर्न पर देता हूं, उसको बोलते हैं 5W+1H। यानी जहां मुझे लगता है बहुत ज्यादा मतलब एलोबरेटिव कंटेंट की जरूरत नहीं है, वहां पर मैं ये गेम खेलता हूं कि संक्षेप में आपका काम हो जाए। आप नोटिस करते होंगे सभी एडिटोरियल में सामी नहीं होता, आपको याद होगा। एक बार मुझे सब बच्चे बताएं, क्या सब में सामी होता? नहीं, शुरुआत में 1-2 दिन सब में सामी था, लेकिन वो टॉपिक पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अब ये जीवाश्म ईंधन वाला है ट्रंप का, अब उसमें कुछ भी नहीं है तो उसको सामी पर बना दिया, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, बस आपका काम ओवर हो गया वहीं उतने में। तो जैसा रेंज होता है टॉपिक का उसी हिसाब से मैं सामी बनाता हूं। तो सामी का मतलब 5W+1H के पैटर्न पर पूरा कंटेंट दे देता हूं, जैसे वाट, वाई, यानी हर एक मुद्दा क्या है, क्यों है, कब से है, कहां है, कौन इससे संबंधित है, कैसे ये मुद्दा डेवलप हुआ, इस प्रकार का 5W+1H। फिर इसी को दूसरा फार्मूला मैट्रिक्स फार्मूले के तहत भी एक बार सामी पर दे दिया, समझ में आया तो समझ में आया, नहीं आया तो फिर एक मैट्रिक्स फार्मूला यानी एक चार्ट बना देता हूं। और फिर तीसरा नेमोनिक्स यानी याद करने की पद्धति भी समझा देता हूं। ठीक है बच्चों, और ये है भाई मेरी पर्सनल मेंटोरशिप। तो पर्सनल मेंटोरशिप की तरफ तो जो भी इकोनॉमिकली साउंड है, मैं बार बार कहूंगा कि 2 साल पीछे जाने से अच्छा है कि आप पर्सनल मेंटोरशिप ले ही लीजिएगा। और ये आपका फोन नंबर है पर्सनल मेंटोरशिप के लिए, आप इस पे जुड़ जाएंगे। चलिए यहां से आगे बढ़े। आइए भाई, प्रीलिम्स का तड़का 2025 एनवायरमेंट, यानी अब आप लोग कमेंट करिएगा, करो जी कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया। और सिर्फ कुछ मेरी तारीफ नहीं, बस केवल मेहनत कि मैं और मेरी टीम। आरती कह रही है कि मेरे भैया भी पूछ रहे थे ये सामी क्या है, तो बता देना सामी यानी, अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं करते होंगे तो ऐसे कर देना, सामी मतलब यही, इसका मतलब सिलेक्शन। केवल ये पुष्पा का डायलॉग नहीं, यानी सामी मतलब अभी आप नीचे खड़े, सामी के द्वारा आप कहां जाएंगे, ऊपर। ठीक है, और आप सोचो कि मैंने सामी के एक्शन का भी आईक्यू आईपी कर दिया कि नहीं, एक बार जरा बताइए आप सब लोग। यानी अभी हम नीचे खड़े हैं, सामी के द्वारा हम ऊपर जाएंगे, और यही पुष्पा भी करता है। ठीक है, चलिए अब आया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, और ये डेली होगा, याद रखेंगे ये डेली होगा। वन्य जीव संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं आईयूसीएन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम 1 2 3 4
ठीक है, 5, 6, 7, 8, यानी ऑर्गेनाइजेशन कब बने, स्टेब्लिश हेडक्वार्टर, क्या इनका फंक्शन है, इनके क्या उद्देश्य है, क्या क्या इनके अंतर्गत की प्रोग्राम और कन्वेंशंस हुए हैं। अब जरा देखिए एक उदाहरण, आईयूसीएन 1948 में, हेडक्वार्टर है ग्लेन स्विट्जरलैंड। फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज ये निकालते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर काम करते हैं। की प्रोग्राम रेड लिस्ट निकालना, नेचर बेस्ड सोल्यूशन देना और प्रोटेक्टेड एरिया प्रोग्राम चलाना। अब ऐसे ही आप सब खुद पढ़ लेंगे, क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। 9वां, फिर उसी का हिंदी में। अब आपको ये मैंने कंटेंट दिया, अब आपका मन कर रहा है कि यार सर थोड़ा साइट्स पर डिटेल पढ़ना है, तो साइट्स पे आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। यानी आपका इसमें होमवर्क भी है। अगर आपको इन सब पर थोड़ा सा डिटेल जानना है, थोड़ा सा डिटेल जान लीजिएगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि इतना ही पढ़ना है, तो आपको एक पिक्चर मिल गई। और आज के समय में आप डीप सीक एआई उठा लीजिए, चाइना वाला, इसको डाल दीजिए, ठीक ठीक सारी चीजें बता देगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि चैट जीपीटी जो आप लोग फ्री वाला यूज करते हैं, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा वीक है, पीछे का है, तो डीप सीक एआई में ऐसा कोई चक्कर नहीं, तो आप उसका यूज कर लीजिए। ये हो गया, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आइए भैया इंडिया में, अब इंडिया में एनबीडब्ल्यूएल, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, कब बना, हेडक्वार्टर कहां, फंक्शन सेम वही, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बीएनएचएस, ठीक है, आईसीएफआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, सैकॉन इसे बोलते हैं, 20वां इंडियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क आईबीआई, एंड 21 सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज। अब जरा देखो बेटा, मतलब कितना ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब इसके बाद आता है WWF पांडा। ये पांडा याद रखिएगा, पांडा पांडा भी कभी कभार पूछ सकता है। तो WWF के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली संरक्षण संगठनों में से एक है। द वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक फैक्ट क्या क्या है, एस्पेक्ट्स एंड डिटेल, इसका फुल नेम, कब बना, इसके फाउंडर कौन है, हेडक्वार्टर, मिशन, ऑफिशियल लोगो, ग्लोबल रीच, की एरिया, आप देख सकते हैं सब बना हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसका उद्देश्य क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मरीन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पॉलिसी, एडवोकेसी, इसके कौन कौन से संरक्षण कार्यक्रम है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम कौन कौन सा है, आप देख सकते हैं TX2 इनिशिएटिव जो टाइगर्स के लिए है। अब जरा देखिएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से छोटी छोटी चीजें आपसे पूछेगा। WWF एलिफेंट कंजर्वेशन, राइनो कंजर्वेशन, काजीरंगा इंडिया में चल रहा है ये। फिर क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, अर्थ आवर इनिशिएटिव किसका है, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है, इन्हीं का है। क्लाइमेट बिजनेस नेटवर्क किसका, इन्हीं का है मेरे प्यारे बच्चों। फिर जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम भी ये चलाते हैं, सॉरी हिंदी में हो गया। फिर इसके बाद आता है फॉरेस्ट एंड ओशन कंजर्वेशन प्रोग्राम, ट्रिलियन ट्री प्रोग्राम कौन चलाता है, प्रीलिम्स में। कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव किसका है, प्लास्टिक पोल्यूशन रिडक्शन प्रोग्राम किसका है, आप देख सकते हैं इन्हीं का है। भारत में यह किस प्रकार से काम कर रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है ना, यहां पर कौन कौन से प्रोग्राम चला रहा है, लिविंग हिमालय इनिशिएटिव, रिवर फॉर लाइफ प्रोग्राम, एक पृथ्वी प्रोग्राम, ट्रैफिक इंडिया, आप देख सकते हो ट्रैफिक के बारे में आप गूगल करके और पढ़ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। यानी पूरा मैंने दे दिया है। अब इसको आप केस स्टडीज ऑन WWF इम्पैक्ट क्या क्या है, टाइगर रिकवरी इन नेपाल, काजीरंगा राइनो कंजर्वेशन पर इसने क्या क्या किया, कोरल ट्रायंगल प्रोटेक्शन कहां तक सफल रहा, ठीक है। फिर इसके बाद WWF और अन्य एनवायरमेंटल एग्रीमेंट कौन कौन से हैं, देखिए, यानी साइट्स 1973, इसमें WWF का रोल क्या रहा है, CBD इसमें WWF का क्या रोल रहा, रामसर इसमें WWF का क्या रोल है, क्योंकि इंटरलिंक करके आप लोगों से पूछता है ना कि भाई जो है WWF की चीजें आपको रामसर में देगा, रामसर की चीजें
WWF में देगा तो लोग कहेंगे नहीं यार ये तो अलग है, लेकिन यहां पर देख सकते हैं। तो मैंने कल ही बताया था, आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है प्रीलिम्स, पेरिस एग्रीमेंट पर इसका क्या विचार है, ठीक है ना, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, फंडिंग वगैरह का इश्यू है, ठीक है, ये सब तो आप मत पढ़िएगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी हो गई। मजा आया बच्चों? मजा आया कि नहीं? यानी जो मैंने वादा किया, वादा पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है। नवाचार में उछाल के बावजूद भारत का अनुसंधान एवं विकास निवेश पिछड़ रहा है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द इश्यू? जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। बौद्धिक संपदा से संबंधित भी विषय है। जीएस पेपर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियों, यानी यहीं पर आकर के लगेगा। इकोनॉमी मैंने बता ही दिया था, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस में गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिर इसके बाद औद्योगिक नीति में परिवर्तन, मैंने इसको भी बता दिया था, और भारत के हितों को किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यहां पर भी जोड़ दिया गया था, और बहुत से ऐसे करा ही दिए गए थे। और उसके बाद ये यूपीपीसीएस का भी सिलेबस लगा है, और फिर उसके बाद बिहार पीसीएस का भी सिलेबस आप देख सकते हैं सीधा सीधा लगा हुआ। तो बिहार के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी इकोनॉमी में कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, साइंस एंड टेक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यानी मैंने यहां पर केवल दिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? मतलब मैंने केवल दिया है कि रेलवे के संदर्भ में पूछा गया है, और तो आरएनडी में भी मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे सर, रेलवे में पीपीपी की जरूरत, आरएनडी में पीपीपी की जरूरत। तो मैंने जो एनालिसिस स्टार्टिंग में किया था उसकी वैल्यू आप समझे, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां लगाया गया। विजनरी डिसीजन करा ही दिया। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकल आउटसोर्स। तो तकनीक के महत्व के बारे में डायरेक्ट इस टॉपिक के साथ कनेक्ट नहीं, लेकिन स्वाभाविक आज हम क्या कर रहे हैं, यानी तकनीक हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे स्थान पर वह सोच रही है। जैसे एआई तो बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड करता है। शोध क्या है? तो ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सब मैंने आपको करा दिया है स्टार्टिंग में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हम यहां से आगे बढ़े। अबे क्या हो गया भाई, क्या हो गया यहां से? ठीक है, तो भारत का अनुसंधान एवं विकास निवेश, मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर वही बताया गया कि कम है, और कंपेयर किया गया है अमेरिका का 3.5% उसकी जीडीपी का, चाइना का 2.1 और साउथ कोरिया 4.8 है। यह कमी क्यों है? क्योंकि केवल सरकार फंडिंग कर रही है और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका इसमें नहीं है। यही यहां पर जिक्र किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये पूरा कंपेयर यहां पर डिटेल में सभी देशों के साथ मैंने कर दिया, जिससे आपको ये पता चले, क्या पता चले कि कैसे आपको वे सपने सोने ना दें, या कोई भी आप लिख रहे हैं तो ये आपको मदद करेगा, ठीक है। और उसी को फिर बॉक्स में भी दे दिया गया। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है आप देख सकते हैं इंडिया में, बाप रे बाप, और वो भी 40, मतलब गवर्नमेंट इसमें भी सहयोग कर रहा है। चाइना का हाइब्रिड मॉडल बहुत बेहतर है, यानी दोनों मिल करके काम करें। यानी हाइब्रिड मॉडल मतलब निजी क्षेत्र को भी जोड़ करके वो चलता है। वही सारी बातें यहां बताई गई, बताएंगे। भारत में आरएनडी का क्षेत्रवार वितरण भी यहां पर दे दिया है, किसमें कितना आरएनडी हो रहा है। तो फार्मास्यूटिकल में सबसे ज्यादा हो रहा है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर में हो रहा है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, डिफेंस एंड केमिकल्स में हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है, और इसके बाद जितने भी उसमें बहुत कम हो रहा है। जबकि कितने क्षेत्र होते हैं आप स्वयं चिंतन कीजिए। तो यह एक चिंता वाली बात है हिंदुस्तान में, ठीक है, क्लियर बच्चे? तो फार्मा में सबसे ज्यादा हो रहा है, वही बात यहां पर लिख दी गई है जो डायग्राम में है, याद रखिएगा क्या है, वही यहां पर लिख दी गई है। तो आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। किन किन क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा है, कम अनुसंधान कहां का हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में सेमीकंडक्टर की मांग उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, यही वही बात यहां पर लिखी हुई, ठीक है ना। चुनौतियां क्या है? सरकार के ही फंड पर निर्भर है, पहला।
इसके अलावा इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में आर&डी को लेकर के कोलैबोरेशन, यानी इंडस्ट्री की डिमांड क्या है और क्या हमारे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे विश्वविद्यालय से जब युवा निकले तो वह इस इंडस्ट्री की नीड को पूरा कर सके। लेकिन दोनों में गैप है तो फिर स्वाभाविक है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, एकेडमी में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? वाई? क्योंकि उसे पता है यहां से मुझे कुछ मिलने वाला ही नहीं। लो पेटेंट फाइलिंग एंड इनोवेशन कमर्शलाइजेशन, यानी कि पेटेंट की फाइल भी कम होती है और उसके साथ साथ हमने इसको व्यावसायिक रूप से बहुत बेहतर ढंग से डेवलप ही नहीं किया। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की कमी है, फंडिंग की कमी है, यही सारी बातें यहां पर बताई गई मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे लिखा होगा कि समाधान क्या हो, तो ऑब्वियस जो समस्या उसको उलट दिया जाए तो समाधान तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ आर&डी के लिए ही बनाया गया है। अटल इनोवेशन मिशन आर&डी के लिए ही बनाया गया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम भी आर&डी को सपोर्ट करती है। मेक इन इंडिया एंड डिफेंस आर&डी पुश, यानी मेक इन इंडिया में भी डिफेंस सेक्टर में आर&डी को बढ़ावा दिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी। सेमीकंडक्टर मिशन कल मैंने पढ़ाई दिया, 76,000 करोड़ दिया जा रहा है। इन बजट का एलोकेशन भी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये सारी बात है। अब आता है भारत के यानी आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड, कैसे हम आर&डी इकोसिस्टम डेवलप करें। तो पहला वही प्राइवेट सेक्टर से पैसा झटको, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन बनाओ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एआई पर काम करो, जरा देख लो एआई की ताकत, यानी एआई को फंडिंग बढ़ाओ, यानी लेकिन हमारे यहां क्या होता है, जैसे कोई भी, जैसे आप देखिए जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजी को तुरंत गाली देने लगते। ट्रेडिशनल लोग होते हैं टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, गाली। जैसे मैंने मैलांचल उपन्यास का बताया था, तो टेक्नोलॉजी आएगी तो कहीं ना कहीं जो भी आडंबर कर्मकांड इन सब पर चोट लगेगी। तो टेक्नोलॉजी ऐसे ही एआई के बारे में, अरे एआई मैं नहीं, दुनिया उसी की तरफ जा रही गुरु, जो समय से नहीं जाएगा डूबेगा। तो हिंदी माध्यम बच्चे स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिकली आपकी स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं कि आप एआई को बेहतर ढंग से यूज कर पाए। तो मैं बैठा हूं, ऑलमोस्ट चीजें फ्री में दे रहा हूं यार। 5-6 हजार रुपए साल भर के लिए अगर आप जुड़ते हैं, आप सोचो कि मुझे क्या मिल रहा है भाई। मुझे यूट्यूब पर एक कंपनी सपोर्ट करती है, एक ऐप पर पढ़ा रहा हूं, तो सारा पैसा तो उन लोगों के पास जा रहा है। हमें क्या मिल रहा है? टीम जो है उनकी सैलरी जा रही। तो ये साल मैंने ऑलमोस्ट फ्री पढ़ाया बच्चों, लेकिन वही है कि समझा नहीं पाऊंगा वो मैं। निजी क्षेत्र के निवेश को, हाँ, जो स्वाभाविक रूप से मेरे पास पर्सनल मेंटरशिप अच्छी आती है, वो उससे मुझे अपनी आजीविका चलाने में एक सफलता मिली है। ठीक है, और उसके पीछे भी एआई है, उसके पीछे भी एआई। अभी सोशियोलॉजी में आज मेरे पास, बेटा आप क्लास में हो तो बाहर आओ, थोड़ा सा जरा बताओ। अभी नाम आपका एक ही दिन में याद हुआ नहीं, लकी नाम, ठीक है, हरियाणा के हिसार से ये है। अभी इन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल में मेरी मेंटरशिप ली। लकी बेटा क्लास में है, जरा एक बार बताएंगे सोशियोलॉजी में। और इनको मैंने कम से कम 8 से 10 यूट्यूब के वीडियो शेयर किए, और मैंने इनसे कहा कि बेटे तुम केवल इन टॉपर्स की बातों को सुनो, पॉइंट आउट करो। और अभी रात में मैं एआई से उस सब वीडियो की समरी, जो बेचारों ने घंटों घंटों रिकॉर्ड किए हैं, उसकी समरी मुश्किल से 5 मिनट में बन जाती है। 5 मिनट नहीं, मुश्किल से 5 सेकंड में। 1 घंटे की वीडियो की समरी 5 सेकंड में। अब मैंने कहा बेटे तुम भी निकालो, मैं समरी बना के दे रहा हूं अपनी तरफ से, फिर उसमें फीड डालूंगा, कंपेयर करना कि कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सोचो कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल में, और उस बच्चे का मुझ पे विश्वास देखो कि मेरे ही कहने पे वो किताबें, यानी जो सोशियोलॉजी के टीचर्स हैं उन्होंने जो किताबें रिकमेंड की, वो वीडियो मैंने भेजा, वो किताब वही खरीद रही जो वो लोग रिकमेंड करें, लेकिन उसे विश्वास मुझ पे है कि जो सही मेंटरशिप होती है कि हमें किसी चीज को पढ़ना कैसे, वो सर दे पाएंगे। तो ये चीज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब, और मैं बिकॉज ऑफ द जो यहां लिखा हुआ इंक्रीज फंडिंग इन एआई, मैं भी एआई को खूब फंड करता हूं। इंक्रीज आर&डी एस % ऑफ जीडीपी, वो भी। तो ये सोल्यूशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हो गया।
पॉइंट इज क्लियर। कंक्लूजन कि हमारे पास संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन हमें R&D में निवेश बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया। अब ये हो गया आपका। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? अब आते हैं यानी असली चीज, मॉडल क्वेश्चन पर। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इनोवेशन, इंडियाज R&D एक्सपेंडिचर रिमेन्स लो compared to global standards. Examine the reason for this disparity and suggest measures to enhance R&D investment in India. नवाचार में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत का अनुसंधान एवं विकास में वैश्विक मानकों की तुलना में कम बना हुआ है। इस असमानता के कारणों की जांच करें और भारत में R&D निवेश बढ़ाने के उपाय सुझाएं। चलो भाई, अब आप सुझा लेंगे इंट्रोडक्शन। अरे भाई तुम कहां से आ गए यार, हत्या कराओगे। रीजन फॉर लो R&D स्पेंडिंग, ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं। सारे रीजंस, लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, हाई डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, फोकस ऑन बेसिक रिसर्च ओवर अप्लाइड रिसर्च, ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिसी challenges, measures to enhance R&D investment, boost private sector involvement, strengthen academia industry collaboration। देख सकते हो, कंटेंट को ही उतार देना। increase funding for applied research, policy reform and conclusion। पॉइंट इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हो गया। प्रीलिम्साथन, अटल इनोवेशन मिशन पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब अटल इनोवेशन मिशन हो गया। फिर R&D पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना दिया इंडिया में R&D पर। दूसरा, जैसे इम्प्रिंट क्या है, NRF क्या है, ठीक है, इंस्पायर क्या है, अटल इनोवेशन मिशन, देख सकते हैं आप। तो अब आपको यहां से क्या सीखना चाहिए? अगर इम्प्रिंट आपको कम समझ में आए, गूगल मार दीजिए। इंस्पायर कम समझ में आए, गूगल मार दीजिए। यानी मैं जो मुद्दे आपके आंखों के सामने लाने चाहिए वो मैं ला दे रहा हूं, और उसके बारे में जो मुझे उपयोगी लगता वो दे रहा हूं। एक्सप्लेनेशन, आंसर आपके सामने रेडी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जो भी बच्चे लेना चाहें, जो 12वीं के बाद के बच्चे हैं, यानी जिनका 12th इस साल भी हो रहा है, तो वो आए। उनके लिए भी मेरे पास अलग प्रोग्राम है, 26, 27, 28 या आफ्टर 12th, सबके लिए अलग अलग। और जो याद रखिएगा, कोई सामूहिक ग्रुप नहीं है, हर एक बच्चे का अलग ग्रुप मेरे साथ, याद रखिएगा। ठीक है, और तो पर्सनल मेंटरशिप आप सब जरूर रिकमेंड करिए। और ये रहा कांटेक्ट नंबर, ठीक है, जिस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब मुझे बताएं बच्चों, टॉपिक समझ में आ गया विस्तार से? सारे टॉपिक्स यानी जो हमने ये डिस्कस किया समझ में आ गया विस्तार से बच्चों? और ये हमारे कोर्सेस अभिव्यक्ति बाय सुनील सर, तो जिनको भी इन कोर्सेस का हिस्सा बनना वो भी जुड़ सकते हैं। चलिए।